मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। मेरा एक ही संकल्प है, 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। मंत्री बनने की जवाबदारी इसके लिए न मैं अधिकृत हूँ। प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, केंद्रीय नेतृत्व जिसे जो काम देता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो अभी तक पता नहीं, मुझे तो ये पता है कि कमल का फूल मुख्यमंत्री होगा और उस कमल के फूल को जो हम सब थामे हुए हैं, उस परिवार के सदस्य हैं, सब मिलकर काम करेंगे। आप ऊपर गए थे ना माननीय हमारे वरिष्ठ नेताओं ऊपर तो आप ही जा रहे थे अभी, तो वो बताएंगे उसका, वो उनका विषय। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं इलेक्शन पर यह मेगा कवरेज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, यह विजय चौक है और यहां से लगातार पल पल का हाल हम आपको बता रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे आए हुए, 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको पता है कि जब चुनाव कवरेज के लिए हम लोग घूम रहे थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उस दौरान लगभग 180 विधानसभा क्षेत्र तक मैं खुद भी गया। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी और वहां लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, नेताओं से। तब भी ये सवाल हम पूछा करते थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब नतीजे आने के बाद भी सवाल पूछना पड़ रहा है, क्योंकि सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। मेरे साथ यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। राकेश शुक्ला साहब हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। मेरे साथ प्रदीप सौरभ साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मौजूद हैं मेरे साथ। हमारे साथ यहां पर रास बिहारी जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। और अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कुर्सी की जो कबड्डी चल रही है सीएम फेस को लेकर, कौन आपको लग रहा है बाजी मारता हुआ, आपका क्या आकलन है? देखिए, बाजी कौन मारेगा ये तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, लेकिन एक चीज का संकेत स्पष्ट है कि शायद शिवराज जी को रिपीट नहीं किया जाएगा। उसका कारण ये है कि सितंबर में जिस तरीके से 7 सांसदों को उतारा गया वहां पे, उसी समय पर शिवराज जी को ये मैसेज कर दिया गया कि इस बार उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो जो 5 सांसद जीते हैं उनको फिर पार्टी कहां समायोजित करेगी यदि शिवराज जी को रिपीट करती है। अब मुझे लगता है इसी संकेत के चलते शिवराज जी अब ये कहना भी शुरू कर दिए है कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, अब पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। मतलब शिवराज सिंह चौहान क्या इस रेस में पिछड़ रहे हैं, ये लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। जैसे कि राकेश का एक तर्क है कि सांसदों को खड़ा किया, तो राजस्थान में भी यही था। राजस्थान में भी कई सांसद चुनाव लड़ रहे थे और मंत्री भी थे वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी चूंकि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है 24 वाला, तो पार्टी को इतनी ट्रेमेंडस और इतनी बड़ी जीत लेके शिवराज सिंह चौहान आए हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी का फेस था और तमाम उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा आभास होता है कि शायद शिवराज को रिपीट किया जाए, चाहे आगे कभी बदला जाए। अच्छा, मतलब अभी रिपीट किया जाए, आगे बदला जाए, लोकसभा चुनाव तक उनको रखा जाए, कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये तो हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी को, जो कि इतनी बड़ी विक्ट्री लेके, कोई छोटी विक्ट्री नहीं मध्य प्रदेश की। तो चेहरा कहाँ थे वो? उनके नेतृत्व में थोड़ी चुनाव लड़ा गया हो, तो मोदी जी चेहरा थे वहाँ पे। हाँ, चेहरा नहीं थे, लेकिन वो 18 साल के मुख्यमंत्री भी हैं। और जब आप ये चर्चा करते हो मीडिया के अंदर, लाडली लाडली करते हो, तो ये लाडली योजना किसकी दी हुई थी? शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना थी। मैं ये कहूँगा अखिलेश जी, ये प्रदीप जी का अपना तर्क है, लेकिन 2018 में भी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी और लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों में अच्छी खासी जीत भारतीय जनता पार्टी की दर्ज हुई, वो नरेंद्र मोदी के उसमें। अब आप जो 18 साल के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो जो जुलाई अगस्त में आया था सर्वे, आंतरिक सर्वे, उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीट जीत रही थी। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश इस बार एक प्रयोगशाला के रूप में सामने आया है, जहां व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह गारंटी दी आम मतदाताओं को कि हम अच्छा शासन, अच्छी व्यवस्था। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं आरपी सिंह जी। अगर शिवराज सिंह चौहान बार बार अब ये कहने लग गए कि मैं सीएम की रेस में ना था ना हूं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? कोई संकेत है इसमें क्या? मतलब वहां कुछ बदलाव की तैयारी चल रही है? पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप तय करता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना। आप राज्य में किसी से पूछेंगे, वो सब कहेंगे कि हम ना रेस में हैं, ना कभी थे, ना अब हैं आगे।
वो पार्टी का जो विधानसभा में जीते विधायक हैं वो आपस में बैठकर एक ऑब्जर्वर जाएगा, उनसे चर्चा करेगा, उसका पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेता उनके सामने वो मैसेज लेकर आएगा, उसका फैसला हो जाएगा। तो नीचे विधायकों का क्या मन है वो चर्चा में आएगा। हम लोग पता नहीं, अब शिवराज सिंह जी ने नेचुरल कोर्स में कह दिया कि नहीं, मतलब मैं रेस में नहीं हूँ, जहाँ मेरा मन नहीं है, कुछ भी कहा होगा ऐसा। अब उसको आप अर्थ निकालते रहिए। ऐसे ही है जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं चुनाव लड़ूँ। अब मेरा कहना, लोगों ने अर्थ निकालना शुरू कर दिया, खासकर मीडिया वालों ने, कि चुनाव लड़ूँ मतलब शिवराज सिंह जी शायद हार मान बैठे हैं। वो लोगों को कई बार उकसाने के लिए, लोगों को ये कहने के लिए कि भाई मैं चुनाव लड़ूँ, बताओ मैं आपसे, मैं चुनाव लड़ूँ, तो इसका मतलब कि मैं भाई इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। आप उसको इमोशनल कार्ड कहें, लोगों को एक कनेक्ट बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो राजनीति में व्यक्ति कई बात लेकिन सर, नतीजों के पहले चुनाव के दौरान कही गई बात और नतीजों के बाद वाली बात में फर्क तो आ जाता है। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उन्हें कोई एक संकेत मिल गया है, ऊपर से ही कहीं मिल गया हो कि अब आपका नंबर नहीं आने वाला, इसलिए इस तरीके से आप माइंड मेकअप कर लें और इस तरीके का बयान जो शिवराज सिंह चौहान का सामने आ रहा है कि मैं नारेस में था ना हूं। आप तो उनको विधानसभा चुनाव से पहले ही दे दिए गए थे कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं है, बाकी लोग भी नेतृत्व में है। और खासतौर पे चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और अमित शाह की रणनीति तहत लड़ा गया। अब सवाल आता है कि जिन लोगों को उतारा गया, जैसे खासतौर पे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, जिनके चुनाव लड़ने से 30 साल बाद इंदौर में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीती है और मालवा में सीटें डबल हो गई। इसी तरह से बाकी जो नेता हैं, प्रहलाद पटेल के लड़ने से भी सीटें बढ़ी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में कम बढ़ी हैं, लेकिन कम से कम वहाँ खाता खुला है बीजेपी का। इसी तरह से देखेंगे बिंद में भी असर पड़ा है। अब इनमें से कौन बनेगा? यदि इतना तो संकेत दिए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन कौन चेहरा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको, कौन सा चेहरा आप लोगों को भारी पड़ गया वहाँ पर? मोदी जी भारी पड़ गए कि शिवराज जी? देखिए, शिवराज जी बने या उनके और भी कोई साथी बने, मैं 3 में न 13 में, कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? विपक्ष में तो रहिएगा ना भाई। मुख्यमंत्री वो जिनको भी बनाए। लेकिन ये बात भी सच है कि यदि बहनों में लाडली बहना की बात जो करते थे और यदि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव हुआ और वो जीत कर आए हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए दावा तो उनका बनता ही है, हम मानते हैं इस बात को। ये भी सच है कि एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, छोटे में जरा जवाब दीजिएगा कि बार बार आप इस जीत का क्रेडिट आप लोग कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान को क्यों देना चाह रहे हैं, मोदी जी को क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? हम लोग देखिए, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हुआ, सब जगह चेहरा मोदी जी थे, चेहरा मोदी जी थे, तो तेलंगाना में हार हो गई है और मिजोरम में हार हो गई है, उसको स्वीकारेंगे मोदी जी? नहीं स्वीकारेंगे। सच्चाई तो यह है कि वहां भी थी। 10 सेकंड लेकिन ये भी है कि ओबीसी चेहरा है और बहुत पुराने नेता हैं शिवराज सिंह, तो उसको बर्दाश्त आसानी से नहीं करेंगे मोदी जी। फंसा रहे हैं ये, जल्दी जवाब दीजिए सर, एक रिपोर्ट दिखानी है फिर। हाँ, कि तेलंगाना में हमारा वोट डबल हुआ नहीं हुआ, हमारी सीटें 1 से 8 हुई नहीं, और मिजोरम के अंदर कितने खाते खोले, इनका खाता खोला या हमारा खाता खोला, ये बता दीजिए। तो असल में क्या, और मिजोरम में परसेंटेज ऑफ वोट भी जरा कांग्रेस को हमारी गिना दीजिए तो समझ लग जाएगा। असल में क्या है कि बिना बात के बात करना, जो सच है पार्टी का जो हमारे विधायक दल है वह फैसला करेगा, वह आपस में राय करेंगे, उसका जो मैसेज होगा वो ऊपर कन्वे होगा, उसके हिसाब से फैसला होगा। ठीक है, उस पर फैसला होगा। पेच दरअसल राजस्थान को में लेकर भी फंसा हुआ है। राजस्थान में क्या होने वाला है, ये जो कुर्सी की रेस है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहां से हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर कल से ही हलचल है। बीजेपी के जीते हुए विधायक वसुंधरा से मिलने पहुंच रहे हैं। दावा है कि 70 से ज्यादा विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की है। परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। हमारी लीडर है तो निश्चित रूप से जाते ही, क्यों नहीं जाते ही, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। सवाल ये कि क्या वसुंधरा सीएम बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं? एक बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य में बीजेपी की सबसे मजबूत नेता हैं, मगर इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने उन्हें बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था और यही वजह है सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कुल आधा दर्जन दावेदार हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया भी उनमें से एक हैं। वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन मौजूदा बीजेपी नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा ये मुश्किल है। शायद यही वजह है कि वसुंधरा से मिलने वाले विधायक ये कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वही होगा। जो पार्टी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं, और मैं ये समझती हूँ
कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से भाजपा की एक लहर आया है, भगवा की खुशबू महकी है, पूरे देश भर में आगे आने वाले लोकसभा के चुनावों में भी महकेगी, तो पार्टी जो फैसला करेगी निर्णायक रूप से बहुत पार्टी के साथ, और जहां पार्टी कहेगी वहीं जाएंगे, बिल्कुल, और कहीं नहीं जाएंगे। और कहीं नहीं जाएंगे। राजस्थान में वसुंधरा के अलावा दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां भी लागू करेगा। वसुंधरा अगर सीएम नहीं बनती तो सबसे मजबूत दावेदार इस वक्त तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ माने जा रहे हैं, जो हिंदुत्व का चेहरा भी हैं और ओबीसी बिरादरी से आते हैं। बालकनाथ सीएम या डिप्टी सीएम बनते हैं तो फिर उसका असर हरियाणा की सियासत पर भी पड़ेगा। वैसे माना तो ये जाता है कि जो नाम चर्चा में होता है, नेतृत्व उससे अलग नाम पर मुहर लगाता है। फिलहाल सीएम की रेस जारी है। और देखिए, बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, बीजेपी कई बार चौंकाने में भी माहिर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हटकर इतर कोई नाम सामने आ जाए। और अभी एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर सीट से जो चुनाव जीतते रहे बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने साफ ये कहा है कि अपनी तरफ से सीएम की रेस में मैं नहीं हूं, सीएम का फैसला प्रधानमंत्री मोदी सोच समझकर करेंगे। ये बयान दिया गया है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से। राज्यसभा के सांसद हैं सवाई माधोपुर से, उन्होंने ये कहा कि अपनी तरफ से सीएम की रेस में मैं नहीं हूं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई नया जो कोई सोच नहीं सकता ऐसा फैसला लाते हैं जनता के सामने जो चौंकाने वाला होता है। तो जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग को जज करना टेढ़ा काम है, वो करेंगे, वही होगा। आपका भी नाम कुछ लोग ना, मेरा नहीं, मैं तो अब आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, 72 ईयर्स का हो गया और मैं तो कहीं मैं मेरी तरफ से लाइन में नहीं हूँ। और देखिए, ये जो नेता है इसलिए भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है क्योंकि बीजेपी में कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी इच्छा अपनी तरफ से जाहिर कर दे या संकेतों में बोल भी दे, उसका पत्ता कट भी जाता है। राजस्थान में सबसे आगे कौन दिख रहा है कुर्सी की रेस में? कुर्सी की रेस में सबसे ज्यादा दबाव तो वसुंधरा जी बना रही हैं। अब वसुंधरा जी इसलिए भी बना रही हैं क्योंकि ये उनके लिए कम से कम अंतिम पारी है। ये दबाव काम आएगा बीजेपी में जो कार्यशैली रहती है पार्टी संगठन के काम। हाँ। जो सुबह की स्थिति थी उसमें वो दबाव बना रही थी। अभी वो उस विधायकों की संख्या बहुत घट के कम हो गई है जो उनके घर आ रहे थे जा रहे थे लोग। राइजिंग होगा और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं लोकसभा अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री न बना दिया जाए। ओम बिरला की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, उनका नाम नंबर भी आ सकता है? आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। जब मनोहर लाल खट्टर का नंबर आ सकता है और दामी के हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना। और ये जो सवाल है अपने में, ये मुझे ही लगता है अंतर्विरोध से भरा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को पता है कि कौन किस राज्य में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आरपी सिंह साहब, इस रेस में खैर आप तो पत्ते नहीं खोलेंगे और जाहिर तौर पर हो सकता है अभी आपको इसके बारे में जानकारी भी ना हो, लेकिन क्या वसुंधरा राजे की सीनियरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, वसुंधरा जी हमारी वहाँ के पॉपुलर लीडर है और एक बड़ी नेता है। अब ये पार्टी तय करेगी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा, मैं रिपीट करता हूँ, पार्टी का विधायक दल वहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वर जाएंगे उनको अपना मैसेज देगा, अपनी मन की बात कहेगा और यहाँ पर सेंट्रल कमेटी के पास आएगा, वहाँ वो तय होगा। तो आप, मैं देख रहा हूँ आप मध्य प्रदेश राजस्थान जा रहे हैं, मिजोरम जाइए ना, यहाँ पे सीएम का कैंडिडेट ऑलरेडी तय है। उस पर भी बात होगी, आगे बात होगी, सब पे बारी बारी से बात होगी। मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, लेकिन जरा छोटे में बताइए राज बिहारी जी, यही क्रम रहने वाला है? नीचे से ऊपर की तरफ फैसला जाएगा या ऊपर से नीचे आना है? फैसला तो ऊपर से ही नीचे आएगा, लेकिन विधायकों की राय ले ली गई है और विधायक ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को बनना चाहिए, लेकिन हम पार्टी का आदेश मानेंगे। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। बात दरअसल छत्तीसगढ़ की भी होगी, वहां पर क्या चल रहा है, क्या कोई पेच फंसा हुआ है या पिक्चर क्लियर हो चुकी है? बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजस्थान से बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है, बाबा बालकनाथ का नाम वसुंधरा राजे के बाद दूसरे नंबर पर चल रहा है और संत समाज ने भी मांग कर दी है कि बालकनाथ को ही सीएम बनाया जाए। हम आपको सुनवाते हैं बाबा बालकनाथ इस पर क्या कह रहे हैं।
समझता हूं अगर संत मुख्यमंत्री बनता है तो वो जो संत है, जो महाराज श्री, उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संत है, योगी संत है, बाबा बालकनाथ जी का नाम है। और मैं समझता हूँ उनका नाम राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। संत पूरे समाज के लिए कार्य करता है। संत मैं समझता हूँ संत शायद घोटाले कम करते हैं। संत कोई, क्योंकि उसका तो बीवी बच्चे नहीं है, उसका तो अपना कोई नहीं, समाज ही उसका है। जिसका समाज होता है वो संत जो है समाज के लिए कार्य करता है। संपन्न है वो, उनकी बहुत बड़ी संस्था है और अगर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते, राजस्थान को भी फायदा होगा, हरियाणा को भी फायदा होगा। रोहतक में बहुत बड़ी गद्दी है उनकी और राजस्थान उनका राजनीतिक क्षेत्र है। हाईकमान की बीजेपी की बात अगर बनाती है तो बहुत अच्छी, हम तो संत का स्वागत करेंगे। तो संत समाज की ये मांग कि बाबा बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, क्या इस पर विचार किया जा रहा है और क्या ऐसा होगा कि बाबा बालकनाथ वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो सवालों के घेरे में है वो ये सवाल कि आखिर जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर ये कि बाबा बालकनाथ भी इस रेस में हैं। उन्हें लेकर भी लगातार बाबाओं की तरफ से, संतों की तरफ से यह बात कही जा रही है कि उन्हें, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को बनाया जाए। क्या यह आपको लगता है मुमकिन है, हो सकता है साहब? मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि यदि संतों की तरफ से बात की जाएगी तो संतों के अधिकृत संगठन है और वो क्या, वो संगठनों की तरफ से बाबा के लिए किया जा रहा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ की तरह इनका कैलेवर नहीं है कि बाबा को राजस्थान की कमान सौंपी जाए, सौंप दे। हाँ देखो अखिलेश, बाबा को इसलिए भी नहीं होगी कि बाबा मूल रूप से तो हरियाणा के हैं। बेशक वो अलवर में सेटल हो गए हैं और सांसद भी हैं वहाँ से। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही भगवाधारी रहेगा, वो योगी है, योगी आदित्यनाथ। बाबा बालकनाथ का नंबर आ सकता है? नहीं, बाबा बालकनाथ का नंबर नहीं आएगा। उसकी बड़ी एक वजह है कि बाबा बालकनाथ अभी भाजपा में 5 साल पहले ही आए हैं। दूसरा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ तुलना करें तो योगी आदित्यनाथ तो बहुत लंबे समय से राजनीति में थे और लंबे समय सांसद रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा बालकनाथ के नाम पे चर्चा होगी। चर्चा तो हो रही है। अच्छा, आपसे सवाल है कांग्रेस से, ये है बाबा बालकनाथ कहीं बन गए अगर सीएम तो आप लोगों के लिए तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। आप लोगों को धर्म वाले मुद्दे ने बड़ा डेंट किया है उससे भी। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग, अच्छे लोग ही बने मुख्यमंत्री। इसमें क्या बुराई है? बाबा बालकनाथ जी यदि उस लायक है तो उनको बनाना चाहिए भाजपा को मुख्यमंत्री। बस एक चीज़ जरूर है, राजस्थान में सरकार जाते ही जिस तरह की हत्या जयपुर में हुई है, एटलीस्ट जल्दी मुख्यमंत्री ये लोग तय कर दें ताकि वहाँ की आम जनमानस की जो चीज़ें हैं, लॉ, कानून और व्यवस्था सुरक्षित रहे। आरपी सिंह जी, इस पर कुछ आप बोल पाएंगे? बाबा बालकनाथ का नंबर आ सकता है? पहले तो कानून व्यवस्था की बात कौन करें जिनके राज्य में लोगों के गर्दनें काटी गई और जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ वो सब जानकारी में। परंतु बाबा बालकनाथ जी हो, सुंदरा जी हो या कोई और हो, ये मैंने कहा पार्टी के विधायक मिलकर तय करेंगे और वह मैसेज ऊपर आएगा, उसका उस पर चर्चा होगी। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा सर, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ गई है। जिस तरीके का बयान एक डीएमके के सांसद ने दिया है उसकी बहुत जबरदस्त आलोचना हो रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, डीएमके के सांसद हैं सेंथिल कुमार, उन्होंने विवादित बयान दिया है। सेंथिल कुमार का बयान मैं आपको बताता हूं, बीजेपी गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है, यह बात कही गई है डीएमके के सांसद की तरफ से। इससे पहले भी आपने सुना था किस तरीके के बयानात सनातन धर्म को लेकर दिए गए थे। स्टालिन के बेटे ने जो बात कही थी तब भी जबरदस्त आलोचना हुई थी और एक बार फिर से इस तरीके का बयान। क्या पहले आप सुन लीजिए क्या कहा गया है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की निंदा की है। मेरे साथ आरपी सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर। आरपी सिंह जी, बीजेपी गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है, ये डीएमके सांसद का बयान है। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा, प्रियंका वाड्रा को देना पड़ेगा, नीतीश बाबू को देना पड़ेगा। अब ये उसी राज्य से उसी पार्टी के लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन को एड के साथ कंपेयर कर रहे थे। आउटकम देख लिया। मैं अपेक्षा करूंगा कि कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे और अपना स्टैंड क्लियर करे। ये बयान सही है अजय जी? देखिए, गोमूत्र के संदर्भ में यदि उन्होंने कोई टिप्पणी की है और गलत टिप्पणी की है तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन गोमूत्र का मतलब तो हमारे लिए बड़ा ही वो एक तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से भी है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी है। बाबा रामदेव तो गोमूत्र ही बेच करके पूरे देश में और विश्व में आज प्रसिद्ध हैं।
तो मुझे लगता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ये परिप्रेक्ष्य नहीं होना चाहिए। पूरे देश के लिए गौमूत्र एक जो है अपने आप में हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का, हमारे विचारों का एक वाहक रही है। गाय, गोबर, गोमूत्र। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ। सर, डीएमके नेता सेंथिल कुमार ने आज लोकसभा में जो बयान दिया उसको किस तरीके से लेते हैं? बीजेपी को चुनौती दी कि सिर्फ गौमूत्र क्षेत्रों तक ही आप जीत सकते हैं, साउथ तक नहीं आ सकते। नहीं, वो फिर गलतफहमी में है और उनको ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम लोग ने तेलंगाना में बहुत अच्छी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की वजह से एंट्री मार दी है। तमिलनाडु में भी जब चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा। देश की समस्त जनता, हर जात, हर बिरादरी, हर राज्य इस वक्त सिर्फ मोदी जी और मोदी जी की नीतियों को, गरीब कल्याण को, उनके शब्दों को लेकर के सवाल ओछे शब्द हैं बहुत, उनकी ओछी राजनीति, इसीलिए लोग हारते हैं। और अच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसे भगवान और इनके मुंह में ऐसे शब्द दें। अगर ये हिंदू गौमूत्र हम लोग जिसको धारण करते हैं, जिसको हम लोग पवित्र हमारी गौ माता मानते हैं, उसके लिए ऐसे शब्द इनके पता चलता है सनातनी विरोधी शब्द हैं। डीएमके की अपनी अलग राजनीति है, कांग्रेस उस राजनीति से सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म को भी मानती है, कांग्रेस गौ माता को भी मानती है, और हम जो है हमारे सबके यहाँ गौएं पलती हैं। और कांग्रेसी इस तरह का नहीं, कांग्रेस सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है, कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेके चलने में विश्वास करती है। इसलिए उनकी अपनी राजनीति है, हमारी कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग सोच है। हमारा सोच है कि समाज के सब लोगों को साथ लेके चले। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाला बयान दे रहा है। यह अति निंदनीय है और दंडनीय भी है। जिस तरह से डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी केवल गौमूत्र राज्यों में जीत सकती है, उसको पता होना चाहिए कि भारत में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो गाय को अपनी मां मानते हैं, गौ माता कहते हैं। और यह सभी सनातनियों का अपमान है, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस तरह की बयानबाजी कदाप बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर जो है विधिक कार्रवाई की जाए। अब अगर विधिक कार्रवाई में विलंब होगा तो संत समाज इसको लेकर के आगे आएगा। दूसरे धर्म के विषय में कोई बोलने से डरता है, लेकिन सनातन धर्म का मजाक बनाने में लोग जो है तो अपना बहादुरी समझते हैं। और मैं सीधे कांग्रेस के नेता से इस पर एक छोटा रिएक्शन पहले लेना चाहूंगा। आपको पता भी है कि इस तरीके के बयान कितना नुकसान आपका पहुंचा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदना, अब तो नहीं रहे मंत्री, वो तक कह रहे हैं कि डीएमके का जो बयान था उसका नुकसान हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे सूचना आपके दर्शकों को देना चाहूं कि रेवंत रेड्डी जी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी ने तय कर दी है। भाजपा से भी कहिए जल्दी अपने कैंडिडेट को तय कर लें। जहां तक बात इस बयान की है, मैं फिर कह रहा हूं कि गोमूत्र भारतीय संस्कृति, परंपरा, सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं एक द्योतक है, एक वाहक। नहीं, इसका मतलब आप इस बयान से समर्थन रखते हैं? सही बोला उन्होंने। नहीं, आप क्लियर बताइए, स्पष्ट बोलिए ना। गौमूत्र राज्य वाले राज्यों में बीजेपी जीतती है, आपको पता है कि इसका क्या कहने का संदेश है? आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपके दर्शक समझ रहे हैं। गोमूत्र गाय माँ के प्रति हम सबका समर्पण है, सबकी आस्था है और पूरे देश की आस्था है। बयान सही है, मतलब डीएमके के सांसद का बयान सही है। गलत आपने समझ लिया। आप समझिए, डीएमके वालों से बात कीजिए कि वो क्या कहा। हम सही या गलत, एक शब्द होता है सही, दूसरा शब्द होता है गलत, ये तो बता दीजिए। भाई मैं क्लियर कर रहा हूं कि गोमूत्र हम सबके लिए अनिवार्य है, हम सब। तो डीएमके सांसद ने सही बयान दिया ना? गोमूत्र गलत है क्या? सही बयान दिया ना डीएमके सांसद ने? गोमूत्र का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हमारी माता भारत में गाय माता। आप घुमा रहे हैं, आप लच्छेदार भाषा में बात कर रहे हैं। क्या मजबूरी हो सकती है कि क्लियर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने कह दिया गाय हमारे लिए माता समान है, लेकिन वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनका बयान गलत है। कुछ सही कह रहे हो आप, राजनीतिक मजबूरी होगी। अगर इस तरह के बयान जो भी विपक्षी गठबंधन है उसके नेता देते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चुनाव में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका बीजेपी को सीधे फायदा हो जा रहा है। डीएमके के सांसद ने जो बयान दिया थोड़ी देर पहले, विवादित बयान, उस पर वो कायम है। जो बात उन्होंने कही थी कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्य में जीतती है, सेंथिल कुमार डीएमके के सांसद हैं, अपने बयान पर कायम है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। BJP is saying that you are using derogatory words
for northern states? See, I have not used any derogatory words. I'm just coming out from the Parliament House, and this word was already used in the old Parliament during 7th Parliament session, and in another during another session. And now also there were members. There were Home Minister was inside who introduced the bill. There was chairperson. There were alliance partners. There were other members. Parliament is represented by multilinguistic, multicultural, multi-state people, and nobody raised an objection. I don't think this is a discussion. Will you take your words back? See, the Parliament, the House itself has not said and objected to anything what I have said, and it is already on record what I have said before. So I don't think there's any mistake. तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि अपना बयान वापस लें। डीएमके के सांसद को आपने सुना, आरपी सिंह जी, डीएमके के सांसद ने जो बयान दिया उस पर वो कायम है, उन्हें नहीं लगता कुछ भी गलत है। चलिए वो कायम रहे, परंतु कांग्रेस को उनको बाहर करना चाहिए अलायंस से, उनके अलायंस से बाहर होना चाहिए। ये कांग्रेस ने तय करना है ना। बात तो डीएमके के जो सांसद हैं या डीएमके जो नेता हैं, उनका जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके बयान तो आज भी कायम है, परंतु कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये बड़ा स्पष्ट करने की जरूरत है। क्या वह सनातन को हटाना चाहती है, सनातन को खत्म करना चाहती है देश से? क्या वह ये मानती हैं कि ये गौमूत्र वाले देश हैं, ये राज्य हैं? तो ये बयान जितने हिंदू विरोधी बयान है, जितनी ये हिंदू विरोधी सोच है, जो जहाँ सनातन विरोधी है, ये बात समझ लीजिए, जितना ये विरोध करेंगे उतना कमल और खिलेगा। जितना आप विरोध करेंगे उतना कमल और खिलेगा। ये बताइए, ये जो बयान दिया जा रहा है उससे आप बिल्कुल सहमत हैं? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा सनातन धर्म की है, उसी को हम लोग मानते हैं। हमारे यहाँ चरवाक भी हैं और हमारे यहाँ योगी दुर्वासा भी रहे हैं, तो हम उन सभी को सम्मान देते हैं और किसी को कोई बात रखने की अपने दायरे में आज़ादी है। डीएमके ने क्या कहा, बाकी पार्टियां क्या कहती है देश में, कांग्रेस पार्टी का जो मानना आपके साथी हैं भाई, आपके साथी हैं, तो बयान अगर वो देंगे उसका असर आप पे होगा ना। अशोक गहलोत सरकार में जो मंत्री रहे वो कह रहे हैं कि डीएमके सांसद का बयान नुकसान पहुंचा गया उन्हें। सुनिए ना, हमारा क्लियर कट है, कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म को मानती है, सभी धर्म को मानती है, सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हमारा किसी भी धर्म के प्रति विरोध नहीं, सभी धर्म इस देश के लिए जरूरी है, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म। लेकिन आप ये नहीं बताएं, आप ये नहीं कहेंगे कि डीएमके सांसद का बयान सही है या गलत, ये आप नहीं बोलेंगे। डीएमके वालों से, ये डीएमके वालों से ही पूछने की सलाह दी जा रही है। सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने का एक फैशन हो गया है, चाहे वो निषाद जी हों उत्तर प्रदेश में या स्टालिन के बेटे हों। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है ये है कि लोकसभा चुनाव को बड़े अच्छे स्तर से जीतने का सपना लेके चलने वाली कांग्रेस क्या इस तरह के सहयोगियों के साथ चलेगी या उनको छोड़ के चलेगी? ठीक है, फिलहाल इस कार्यक्रम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में यहाँ से इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए।